और इतने अभी बन रहे हैं कि मुझे आने वाले दिनों में ये फ़िक्र होने लगी है कि ये लोग जो इतने इस रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अगर मैं इतना सामान ख़रीदूँगा नहीं तो वो बना के बाकी उसका क्या करेंगे, उसके ऊपर अभी सोच विचार भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि एक इदारा है NDMRF, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ADB के थ्रू हमें $50 मिलियन दिए थे। वो सारे के सारे हमने चाइना अपनी एम्बेसी में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें पैसे दिए थे यहाँ पे ख़रीदारी के लिए। और ये जितनी शॉपिंग बाहर होती रही है वो शॉपिंग जो है वो PIA और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो जाके उसको बाहर से लेके आते रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सारे का सारा जो है अल्लाह के फजल करम से हम अभी यहीं से ख़रीद रहे हैं। जब ये काम शुरू हुआ था तो हमारे जहन में उस वक्त भी था कि एक बड़ा काम है और इसको आगे लेके चलना है। इस काम को आगे लेके चलने के लिए 16 मार्च के लगभग एक मैंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मैंने 4 कमेटियां जो हैं बना दी, जिनमें 3 कमेटियों की जो है मैं वजाहत आपको करके दूंगा। इन कमेटियों का मेन मकसद ये था कि जितनी एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट रखें, जो लोकल पोटेंशियल फर्म्स वगैरह हैं उनको इंगेज करें इस तरह कि हम आने वाले दिनों में, उस वक्त तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने लिए इतना सामान पैदा कर लें कि हमें बाहर से चीज़ें ना लानी पड़े। उसके बाद इसी के एम्बट में एक निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो वो एक इदारे के तौर पे हो, किसी इंडिविजुअल के तौर पे ना हो। और उसके लिए जो है मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई और सबसे पहली कमेटी जो मैंने बनाई थी, जिसको मैं ख़ुद चेयर करता हूँ, वो स्ट्रेटजिक रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इस कमेटी में मैं हूँ, मेरे साथ डिप्टी चेयरमैन NDMA हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि मेजर जनरल हैं NIH के, वो इसके मेंबर हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं इसके अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ड्रैब के हैं, वो उनको भी हमने इसमें शामिल किया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर GHQ। हमने ये जो नया इदारा खड़ा हुआ है NCOC, उसका मेंबर थे। मेरा अपना मेंबर ऑपरेशन जो है वो इसका हिस्सा था। और हमने ये भी फैसला किया था कि NDMA के जो मेंबर एडम एंड फाइनेंस हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे, और साथ साथ इसमें प्रोविज़न ये रखी थी कि किसी और इदारे के आदमी को बुला के इसमें बैठाना पड़े तो वो रख सकें। इस कमेटी का मकसद ये था कि ये फैसला करती है कि अगले हफ्ते में हमें क्या क्या ज़रूरियात पेश आ सकती हैं, वो पाकिस्तान से अवेलेबल हैं तो कैसे ख़रीदी जाएं और बाहर से अवेलेबल हैं तो कैसे ख़रीदी जाएं। उसके अलावा ये नेशनल लेवल पे सूबों की डिमांड को और सूबों की ज़रूरियात को जहन में रखते हुए फैसले करती है कि ये हमें क्या चीज़ें ख़रीदनी हैं और किसको क्या देना है, जिसमें सप्लाई साइड भी शामिल है। और प्रोक्योरमेंट की डायरेक्शन देना, प्रोक्योरमेंट के स्टॉक पाइल जो हैं उनको बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फैसले देना जो है वो इसमें शामिल था। और आखिरी पॉइंट, ये जो आखिरी ड्यूटी इसके लिए हमने उस वक्त तजवीज़ की थी वो थी कि ये गवर्नमेंट के जो फैसले मुख्तलिफ औकात में होते रहेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना, इंश्योर करना कि वो फैसले जो हैं उन पे मनोअन जो है अमल हो। इसी कमेटी के दायराकार में 2 और कमेटियां बनाई गई। एक कंपोजिट टेक्निकल प्रोक्योरमेंट कमेटी, ये वो कमेटी है जो कि एक्चुअली वेंडर्स के साथ, कंपनियों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के नेगोशिएशंस करती है और उनसे बातचीत करती है। जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी वो कमेटी करती है। और इसके मेंबर जो हैं वो आप देख लें 9 लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इसके मेंबर हैं। और ये 9 लोग जो हैं ये NDMA में इकट्ठे बैठते हैं और जितना प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो इनके हाथों से गुजर के गया है। और देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल जिसने कोई चीज़ ऑर्डर किया। और जब ये ऑर्डर कर लेते थे तो NDMA की जो अथॉरिटी है, NDMA की अथॉरिटी में जो है 3 लोग शामिल हैं, वो इसको रेटिफाई करती थी। उस वक़्त जब जो
दूसरी वाली बड़ी कमेटी है इस पूरे सिस्टम को ओके कर देती। तो एनडीएमए की जो अथॉरिटी है वो सबसे आखिर पे रेटिफाई करती थी उस ऑर्डर को कि जी ये काम करना है या नहीं करना। और अथॉरिटी का मतलब चेयरमैन एनडीएमए नहीं है, बल्कि अथॉरिटी के तमाम मेंबरान शामिल हैं। प्रोक्योरमेंट कमेटी के जो काम हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मुझे ये बताया गया था कि हमारे पास टाइम कम है, शायद 2 बजे एक और इधर प्रेस ब्रीफिंग है, तो मैं जल्दी से इसे, चूँकि हमारे पास जो पैसे थे उनमें से बल्क हमने चाइना भेज दिया था और हमारा एनडीएमए का कोई रेप नहीं था उधर, तो हमने अपनी एम्बेसी से बात करके एक कमेटी हमने अपनी एम्बेसी के अंदर भी बना दी, जिसमें डिप्टी हेड ऑफ मिशन जो हैं उसके हेड हैं, कमर्शियल काउंसलर उसके अंदर शामिल है, हेड ऑफ चांसलरी उसके अंदर शामिल है और नेवल अटैची उसका हिस्सा है। ये दोनों कमेटियां जब भी चाइना से कोई चीज़ खरीदी जाती है तो ये दोनों कमेटियां अपने अपने ऑफिस में बैठती हैं, वीडियो लिंक पे आ जाती हैं, और चूंकि वेंडर्स इस तरह नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान की तरह वो सामने आ सकें, तो ये कंपनियों के साथ वीडियो लिंक के ऊपर नेगोशिएशंस करती हैं। और जब तक ये दोनों कमेटियां सेटिस्फाई नहीं हो जाती रेट्स के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, एग्रीमेंट की क्लासेस के ऊपर, फ्यूचर में जो एसएलए होता है जिसमें मेंटेनेंस के लवाजमात होते हैं, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता उस वक्त तक इनकी नेगोशिएशन एक एक आइटम पे चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर किया गया कि जो जो चीज़ें आएँ वो पायदार हों, वो शफाफ हों और पूरा प्रोसेस जो है वो शफाफियत का हो। ये प्रोसेस तो अपने साथ साथ चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने 23 तारीख को ये फैसला किया कि एनडीएमए को टेंडर कर देने चाहिए, जिसमें एनडीएमए का जो एक्ट है उसकी क्लास 32 के तहत और पेपरा की क्लास 42C के तहत जो है वो हमने पहला टेंडर किया, जिसने 8 तारीख को खुलना था। हमें स्पॉट परचेजेस के अंदर मुश्किलात आ रही थी इस कमेटी को, तो हमने 27 को दूसरा टेंडर कर दिया और उस टेंडर के तहत जो है उस टेंडर ने 3 अप्रैल को खुलना था। बदकिस्मती से ये जो पहला टेंडर है वो चूँकि 8 को खुला तो हमारे उसमें काफ़ी रिस्पांस आया और ये जो पाकिस्तान में चीज़ें बननी शुरू हुई हैं, आप उसका क्रेडिट ये हमारे सेकंड जो टेंडर है इसको आप दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पहले टेंडर के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिकेशंस दी थी, हमने उसके अंदर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, हमने ISO स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया। मिसाल के तौर पे जो PPEs हम ख़रीदते हैं उसके सूट को ISO के स्टैंडर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ उनके तहत देखा जाता है। ना सिर्फ थोड़ा सा लेट स्टेज के ऊपर हमने उनसे ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप NDMA का मोनोग्राम भी बनाएं और NDMA पीछे लिखें भी। उसकी वजह ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में जाके बिकें। इसके अलावा हमने ये भी किया कि हर शर्ट के ऊपर उस कंपनी को कहा कि वो अपना मोनोग्राम बनाए ताकि बाद में रिकग्निशन हो सके कि अगर कोई, चूँकि आप एक एक पीस की टेस्टिंग खुद नहीं कर सकते, सिर्फ एक रैंडम सैम्पलिंग की करते हैं, तो बाद में कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो पता लग सके कि ये किस कंपनी ने सप्लाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मसलन PPE जो चाइना से इंपोर्ट हो रही थी वो $64 की थी। आज आपको पता होना चाहिए कि हम जो 60 GSM का सूट है वो 500 और 600 रुपये के दरमियान ख़रीद रहे हैं। N95 मास्क शुरू के दिनों में तकरीबन 2000 रुपये तक भी बिका है और चाइना से जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो शुरू में $4 का एक था, बाद में $2.6 का हो गया और अभी $2.4 का। कुछ कंपनियां जो हैं वो $1.5 का भी देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में भी ये तकरीबन 250-300 रुपये में मिलना शुरू हो गया। ये जो मास्क जिसके जो चलता हुआ 60 रुपये पे पहुंच गया था, दोबारा वापस अल्हम्दुलिल्लाह 9 रुपये पे 10 रुपये पे आ गया। आगे मैं कीमतें बताऊँगा। ये सिर्फ उस टेंडर का जो है ना कंट्रीब्यूशन है और इसमें 142 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त हमारी वेयर हाउस की सिचुएशन ये है कि अल्लाह के फजल करम से हम अगले 1 महीने का स्टॉक किए हुए हैं। और ये भी आपको सुन के
जान के खुशी होगी कि जो मुझे पैसे दिए गए थे और जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद पहले 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बाहर से हम मंगवा रहे थे, तो लोकल करने की वजह से अभी तक हम आधे से भी कम पैसे खर्च कर सकें। और अल्लाह के फजलो करम से प्रोसेस को हमने ऐसे रखा हुआ है कि इस वक्त जो है वो जो भी टेंडर या जो भी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जाता है वो NDMA की वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है। आप लोगों में से कोई भी NDMA की वेबसाइट के ऊपर जाके जो हमारी प्रोक्योर्ड चीज़ें हैं, जो हमें डोनेशंस मुख्तलिफ़ जगहों से आई हैं और जो आगे हम मुख्तलिफ़ लोगों को दे रहे हैं वो उसकी है। आगे चलिए ज़रा। ये आपको अंदाज़ा कराएगा कि मार्केट किस हालत में थी। फरवरी के महीने में हम लोगों ने कुछ परचेज़ की थी, कोई 5-1 लाख मास्क की, वो 9 रुपये का हमें मिला था उस वक्त, और बाद में ये 35, 36 रुपये तक भी गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारा टेंडर लास्ट खुला है उसमें ये 12 रुपये पे वापस आ गया है। बाकी भी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आपके सामने दी हुई हैं, आप नज़र मार सकते हैं। आगे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहे और प्रोक्योरमेंट ऑर्डर लेते रहे। हम चूँकि हमें ज़रूरत थी शुरू में, तो हम प्रोक्योरमेंट ऑर्डर देते थे 48 घंटे का। 48 के बजाय 72 जब घंटे होते थे तो हम उसको नॉन रिस्पॉन्सिव कैंसिल डिक्लेयर करते थे, क्योंकि हालात ऐसे रहे हैं कि आपको चीज़ों की ज़रूरत थी और आप किसी का इंतज़ार हफ्तों या दिनों में नहीं कर सकते। तो वो भी सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चला गया। सबसे बड़ा चैलेंज जो उस वक्त मुझे था और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जन साहब ये इमीडिएट करने वाला है, कि हमारे डॉक्टरों के पास ये वाले मास्क नहीं थे। N95 तो बहुत बाद की बात। तो बड़ा चैलेंज ये था कि आप जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सें और ICU में काम करने वाले लोग हैं उनको PPEs मुहैया करें। तो अल्लाह के फजलो करम से 5 अप्रैल को हम लोगों ने 39,500 PPEs जो हैं फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, जो कि 22,000 कुछ लोग थे टोटल हमारे पास पाकिस्तान में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो नर्सें हैं उनकी तादाद 1,92,000 है। वो तकरीबन 10% लोग थे वो ICU में काम कर रहे थे। 5 अप्रैल को पहली खेप हमने उनको पहुंचा दी। फिर चूँकि हमारा प्रोक्योरमेंट ठीक हो गया, चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो हमने तब से तकरीबन वीकली बेसिस पे एक ट्रांच भेजना शुरू किया। और पहला ट्रांच जो है वो पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों को डायरेक्टली भेजा गया, क्योंकि जो पहला वाला उससे पहले जो स्पेशल डॉक्टरों नर्सों को भेजा गया था तो मुझे बहुत सारे कंप्लेंट आए कि उनके पास नहीं पहुंच रहा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट सूबों के बजाय हमने सूबों को इन्फॉर्मेशन दे के अस्पतालों को भेजा। बदकिस्मती से उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टरों तक नहीं पहुँची। तो जो सेकंड फेज़ थी उसमें मैंने रिक्वेस्ट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, और उन्होंने तमाम कोरें जो रीजनल कोरें हैं उनको हदायत की, और उसके बाद से आज तक सामान जो है वो रिस्पेक्टिव कोर हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हमारे वेयर हाउस से कलेक्ट करते हैं, हमें रसीद देते हैं, जाके अपने इलाके के जितने अस्पताल हैं उनके अंदर डिलीवर करते हैं, और वहाँ के MS से या स्टोर कीपर से अपने लिए रसीद लेके आते हैं ताकि पूरी ट्रेल जो है वो पूरी हो जाए। जो मुख्तलिफ ट्रांच भेजे गए हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त तक मुख्तलिफ किस्म के मास्क जो ICU में काम करने वाले हैं उनकी तादाद तकरीबन लगभग 4 लाख के करीब है। कोई 1.25 लाख के करीब जो है गॉगल्स हैं, और प्रोटेक्टिव सूट्स आप देखें अगर तो ये 7,71,000 हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे वेयर हाउस में तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब जो है वो आगे आपको बैलेंस नज़र आएगा, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारी सिचुएशन PPEs की कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। आगे चले जाएं। 5वीं ट्रांस जो है
वो आजकल जारी है। आपने देखा होगा, कल भी मीडिया पे कवरेज हुई थी, परसों बलूचिस्तान के लिए हुई थी, कल AJK और गिलगित बल्तिस्तान की हुई है, आज भी किसी सूबे को जाएगी। इंशाल्लाह वो जूँ जाती रहेंगी, आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपके जो नुमाइंदे हमारे साथ उसमें हैं वो उसको कवर भी करते हैं और मीडिया को बताते भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास फालतू थी, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और सूबों को, जिसमें डोनेशंस भी मुख्तलिफ औकात में आती रही हैं, वो शामिल करके हम आगे सूबों को बांटते रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जहाँ तक PPEs का तल्लुक है वो तो हमारे लिए इशू नहीं रहा। मैं थोड़ा सा आगे कवर करने के बजाय मैं यहीं कवर कर देता हूँ कि मुझे कहीं कहीं से फिर भी आवाज़ आती रही डॉक्टर्स की तरफ से कि हमारे पास PPEs नहीं पहुँच रहे। तो पिछले से पिछले हफ्ते हम लोगों ने NDMA के अंदर एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर खोला 111157157, और मैं ये आपको बताऊं कि पिछले 5 दिनों में कोई कंप्लेंट आना बंद हो गया। शुरू में कोई 8-10 कंप्लेंट आए, उसमें से अस्पतालों के सिर्फ 2 कंप्लेंट थे। एक डुडियाल अस्पताल है मीरपुर के पास, डुडियाल तहसील का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, उसका कंप्लेंट था, उनको सामान भेज दिया गया। उनको थोड़ा सामान मिला था, उनके तई हमने भेज दिया जितना उनको ज़रूरत थी। और दूसरा नश्तर अस्पताल मुल्तान का था, उनको भी भेज दिया गया। इसके अलावा 4-5 कंप्लेंट थे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि सामान तो आया हुआ है लेकिन मुझे नहीं मिला, तो हमने उनको भी TCS कर दिया सामान, जिन्होंने इंडिविजुअल कंप्लेंट किए थे। इस नंबर को हम, मेरे जो भाई बहन और बच्चे नर्स डॉक्टर्स हैं, वो इस कंप्लेंट वाले नंबर को अपने और मसाइल हल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी जो मसले आते हैं दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के, हम उनको भेजते रहते हैं कि इनको देख लें। ये पीछे जाइएगा, लॉजिस्टिक आगे चलिए, ठीक है आगे चलिए। अच्छा जी, टेस्टिंग कैपेसिटी पे बहुत बात होती रहती है। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से ये कहता रहा हूँ कि हमारी थ्योरेटिकल कैपेसिटी 50,000 के करीब है। मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ, लेकिन मैं एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहूँगा। मेरा काम था हार्डवेयर प्रोवाइड करना, और हार्डवेयर क्या है? टेस्ट करने वाली मशीनें, VTMs, स्वैब्स, टेस्ट करने वाली इंजेक्शंस या रिएक्शंस जिनको कहा जाता है वो, और इसके बाकी लवाजमात मुहैया करना मेरा काम था। वो सूबों को बड़ी मिकदार में दे दिए गए हैं। उन सूबों को भी जहाँ पे ये फीलिंग है कि उनको कम दिए गए हैं, तकरीबन 20 से 25,000 रिएक्शंस उनके पास अभी भी, जितने टेस्ट उन्होंने किए हैं उनसे ज़्यादा है। ये कैपेसिटी जो है, इसको सूबों को बहुत डेलिबरेटली देखने की ज़रूरत है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च के महीने में, मार्च के पहले हफ्ते में आपके पास सिर्फ 5 लेबॉर्ट्रीज़ थी। 14 मार्च को आपके पास 14 ही लेबॉर्ट्रीज़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 70 लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेस्ट अभी आजकल एवरेज 11,500 पौने 12,000 की हो रही है, इसको बड़े आराम से ऊपर किया जा सकता है। और मैं सूबों से ये गुजारिश करूँगा कि इसको वो अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को देखें, सैंपल लेने के तरीक़ाकार को देखें, ताकि इस कैपेसिटी को उस लेवल पे लाया जा सके कि ये हो सके। NDMA को जहाँ तक ये सामान मुहैया करना था, उसके अलावा बॉर्डरों को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत बनाने का भी कहा गया। और जब हमें काम मिला तो हमने जो ताफ्तान में क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था उसको देखा और उसको बिलो स्टैंडर्ड पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट की हदायत भी हमें आ गई थी कि बॉर्डर के ऊपर हज़ार जो है बेड्स के क्वारंटाइंस होने चाहिए, और वो कैपेसिटी जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे क्रिएट कर दी गई है। सारे जितने एयरपोर्ट हैं उनके अंदर थर्मल स्कैनर जो हैं उनको नस्ब कर दिया गया है, और इस्लामाबाद में जितनी फ़्लाइटें आती हैं, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ मिनिस्ट्री को हम उसमें असिस्ट करते हैं। ये आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर जो हैं क्वारंटाइन सेंटर्स की जो हैं ये नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आप जो है उसमें पूछना चाहें तो हम इस पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट।
हाजी कैंप जो है पहला हमारा क्वारंटाइन सेंटर था इस्लामाबाद के अंदर। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो स्टूडेंट हमारे उधर से आने थे उनके लिए एक जगह मौजूद होनी चाहिए, तो वो उसके लिए बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि ये गुंजान आबादी के अंदर बना हुआ था, तो वहाँ के लोकल रेजिडेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी प्रेशर डाला कि इसको आप किसी ऐसे इलाके में लेके जाएं जहाँ पे इससे मकामी आबादी का इफ़ेक्ट होने के चांसेस ना हों। ये बना हुआ है, इस हालत में है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक इतना प्रेशर नहीं पड़ा कि इसको दोबारा इस्तेमाल करने की नौबत जो है आ जाए। आगे चले जाइए। अच्छा जी, ये एक एनडीएमए को और टास्क मिला था कि इस्लामाबाद में एक 250 बेड्स का आइसोलेशन या इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल बना दिया जाए। ये बेड जो है, ये हॉस्पिटल जो है, इसके अंदर तकरीबन 255 बेड्स जो हैं होंगे। ये फुल्ली एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है। इसके अंदर जो है वो जो HVAC सिस्टम लगा हुआ है वो नेगेटिव प्रेशर के साथ है कि AC की हवा के साथ एक पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से बीमार ना हो सके, क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल है। इसके अंदर एक ITC ब्लॉक है, माइनर OT और डायग्नोस्टिक है, अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें, और इसमें हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम है, CCTV है, नर्स कॉल सिस्टम है, इंटरकॉम है। इसके मुख्तलिफ जो लवाजमात होते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पहला पाकिस्तान का अस्पताल होगा जिसके अंदर इसका सीवरेज फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के पॉइंट से डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ जो है वो जो वर्कर डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं और लोअर स्टाफ है, उसके लिए कमरे भी बनाए गए हैं ताकि ये 24 घंटे वो जब उनकी ड्यूटी ऑफ होती है, क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ में जो डॉक्टर्स और नर्सें काम करते हैं उनका बहुत मुश्किल काम होता है, ज़्यादातर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, तो इमीडिएटली नज़दीक ही अपने कमरे में जाके वो चेंज कर सकें, रेस्ट कर सकें, तो ये किया गया है। मैं उस पर बताता हूँ। ये शुरू हुआ था 30 मार्च को, 30 मार्च को ये शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह 15 को ये मुकम्मल हो जाएगा सिविल वर्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा कि इसके अंदर बेड वगैरह लगे हुए हैं। इसके लिए कुछ मशीनरी और दवाएं जो हैं उनका टेंडर हो रहा है और वो लिमिटेड टेंडर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में वो चीज़ें आ जाएंगी और ये अस्पताल जो है इस महीने के आखिर तक इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको डिज़ाइन इस तरह किया था कि अगर चाइनीज़ कहते थे कि वो 10 दिनों में एक अस्पताल बना लेते हैं, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी महीने डेढ़ में जो है एक अस्पताल बनाने के काबिल होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया। NDA में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को और बाकी इदारों को असिस्ट करता रहा, जो बाहर से फ़्लाइटें आती रही हैं अभी भी हम असिस्ट करते हैं उनको। इसके साथ साथ मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन, मुख्तलिफ शहर के इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, सरकारी बिल्डिंग्स को और इवन 1-2 TV चैनल जिनके यहाँ ये केसेस हुए थे उनको हमने डिसइंफेक्ट भी किया है और वो प्रोसेस जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा जो टाइम गुजरता रहेगा। ये था कोरोना के बारे में। मेन मकसद ये था कि मैं आपको प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था कि हम लोग किस तरह परचेजेस कर रहे हैं, कैसे उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह का निज़ाम हमने वज़ा किया हुआ है कि विजिबिलिटी सबको रहे, आपको भी रहे। मैं चंद स्लाइडें आपको दिखाऊंगा लोकस के बारे में, क्योंकि लोकस जो है वो मुझे लगता है कि अगले महीने में उतना ही बड़ा होगा या उससे बड़ा हो जाएगा कोरोना से और हमारे लिए मसाइल का बायस बनेगा। NDA में इस चीज़ का अदराक करते हुए इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ये स्लाइड जो है ये आपको दिखा रही है कि पाकिस्तान के इलाकों में इस वक्त जो है टिड्डी दल की क्या सूरत हाल है। अगली स्लाइड पे चले जाइए, अगली पे चले जाइए, आगे चलते जाएं। ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे जो रेड एरियाज़ हैं इनमें हमें टिड्डी दल की मौजूदगी जो है
ग्रुप्स में और स्वाम्पलेट्स में नज़र आ रही है और इनके ऊपर जो है वो शुरू हुआ हुआ काम। ये हमारी डेली अपडेट है। तीनों सूबे जो कि इससे अफेक्टेड हैं, बल्कि चारों सूबे जो अफेक्टेड हैं इससे, उनके अंदर प्रॉपर निज़ाम बन गया हुआ है PDMAs के अंडर। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के अंदर अपने अपने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। जहाँ जहाँ ये पाया जा रहा है ज़मीनी स्प्रे जो है उनके ऊपर हो रहा है, तमाम तदाबीर की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो है NDMA ने ये फ़ैसला किया कि चूँकि ये अफ्रीका से यहाँ पे आने के चांसेस हैं, तो 5 फ़ौज से हेलीकॉप्टर उधार लिए गए, उनके साथ मशीनरी जो है वो अटैच कर दी गई है। ये जहाज़ चारों सूबों को अभी अवेलेबल हैं स्प्रे करने के लिए। ज़मीन पे जब भी उन्हें कोई इतला मिलेगी वो इन जहाज़ों के साथ स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीवर जहाज़ जो है इस वक्त जो है हैदराबाद में खड़ा हुआ है, वो भी अवेलेबल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जहाज़ हम लोग तुर्की से पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर डाल के लेके आए हैं। वो जहाज़ भी आज अल्लाह के फजल करम से जुड़ गया है और कल उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी, वो भी इस दस्ते को ज्वाइन कर लेगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए परमानेंट जो है वो एरियल विंग का जो है बंदोबस्त किया जाए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी हमारे तावन से मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जो वक्त के साथ साथ आपको बताएँगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग ख़रीद चुके हैं, जिसमें GPSs हैं, जिसमें स्प्रेइंग किट हैं और जिसके अंदर मुख्तलिफ दुआएँ हैं जो कि छिड़की जाती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर उनका तावन ना आता तो अभी जिस तरह हम कोरोना के शुरू के दिनों में मुश्किलात का शिकार थे, इसमें भी शिकार होते। उन्होंने 3 लाख लीटर मेलाथियोन जो कि सहराई इलाके में छिड़की जाती है जहाज़ों के ज़रिए, वो दी है। इसके अलावा उन्होंने 50 स्प्रे करने वाले जीपों के ऊपर जो सामान बांध के स्प्रे किया जाता है वो दिए हैं। हम लोग खुद जो है 1,75,000 मेलाथियोन जो है वो प्रोक्योर करके सूबों को दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो इसका फ्रीयत है इसको कर लेंगी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। हम लोग क्वेश्चंस लेंगे बहुत थोड़े, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा जी? आप रेगुलेट करिए। अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया और स्टडी दल की तरह लोग गुजारों में आ गए ना, इसी तरह रश है, इसी तरह सारा, तो क्या ये गुजारों में शहरों में भी कोई स्प्रे का इंतजाम किया जा रहा है या नहीं? देखें, जहाँ तक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है उसका वक्तन फ़वक्तन हम लोग करते रहते हैं। हमने सूबों को एक एडवाइज़री जारी की हुई है कि जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो डिसइंफेक्शन वहाँ की करें। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों की तवज्जुह से अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान एक जगह पे जमा हो जाए। एक दूसरे से समाजी फासला रखें। बाज़ार में जब जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं और मेरी और आपकी उम्र के जो लोग हैं वो कम से कम ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं। जो लॉकडाउन है इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ। मेरा अपना व्यू ये है कि लॉकडाउन हमें पहले दिन से ही नरम रखना चाहिए था और चूँकि हमारे यहाँ शायद कोरोना से इतनी अमवात नहीं होंगी, अगर हमने लॉकडाउन ज़्यादा अरसे तक रखा तो उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होंगे वो शायद बड़े मसाइल होंगे। हमें करना ये है कि जहाँ लॉकडाउन में नरमी अख्तियार की गई है वहाँ पे तमाम लोगों को ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा, एक दूसरे से समाजी फासला रखना होगा और जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की अलामात हैं उन्हें अपने घर में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और आखिरी बात ये कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे ख़ुद इंश्योर करना होगा कि अगर हमने दुकानें भी खोलनी हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को भी आगे चलाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को भी आगे चलाना है, तो हमें तमाम वो एडवाइजरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
वक्तन फ़वक्तन जारी करती रही है, उन पे अमल करना होगा। बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोकस्ट के बारे में स्पेशली उन्होंने जिक्र किया था कि सिंध के शहरों में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त टिड्डी दल मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एनडीए में या वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, और वहाँ पे जहाज़ भी पड़ा हुआ है स्प्रे के लिए जिसका पायलट ही मौजूद नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जहाज़ एक्चुअली 2-3 तरीक़ों से टिड्डी दल को जो है वो काउंटर किया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि अगर वो फसलों वाले इलाके में आए तो उसमें एक दवाई है, मेडिसन है या वो ये इसके ख़िलाफ़ मदाफ़त वाली केमिकल है जो कि फ़सलों वाले इलाके में इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के ऊपर, और वो गाड़ियाँ जो हैं और वो मशीनें जो उसको स्प्रे करती हैं वो सूबों के साथ जब डीपीपी नेशनल एक्शन प्लान बना तो जो क्रॉपिंग एरिया है उसके लिए जो रिसोर्सेज थे वो सूबों ने मुहैया करने थे। जो सहराई इलाका है उसके अंदर ही सिर्फ जो है वो जहाज़ों से स्प्रे हो सकता है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जहाज़ों के साथ सप्लाई का टाइम शायद स्प्रे का टाइम शायद इस महीने के आखिर में आएगा, लेकिन कुछ इलाकों में टिड्डी दल वक्त से पहले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जहाज़ का स्प्रे ऐसे नहीं हो सकता कि जहाज़ को आप उड़ाएं और एक तरफ से डेजर्ट के अंदर जो है वो स्प्रे करना शुरू करें और पूरे डेजर्ट के अंदर स्प्रे कर दें। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि टीमें बनी होती हैं जिनको अर्ली वार्निंग टीम्स कहते हैं, वो जीपों के ऊपर होती हैं, वो पूरे इलाके में फैली होती हैं और वो जिधर जिधर झुंड बन रहे होते हैं टिड्डी दल के उनकी निगरानी करती हैं, और शाम के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग जब ये जत्थे ज़मीन पे बैठे होते हैं तो उस वक्त जहाज़ को बुलाया जाता है और इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये है तरीक़ाकार जिसके मुताबिक स्प्रे होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक छोटा ग्रुप जो है वो घूम रहा है और उसके ऊपर आप जहाज़ से आके स्प्रे करें। छोटे ग्रुप्स और फसलों वाले इलाके में ज़मीनी स्प्रे किए जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि एनडीएमए ने यूएलवी लैम्डा और यूएलवी मेलाथियोन जो है वो ना सिर्फ प्रोक्योर करके सूबों को दे दी हुई है, यानी जो डीपीपी के मकामी लोग हैं वो सूबों की टीमों के साथ मिलके ना सिर्फ हर ज़िले के अंदर इसको लोकेट कर रहे हैं, बल्कि और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाज़ की टेस्टमनी तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि 5 हेलीकॉप्टर्स, 1 बीवर और एक जो है दूसरा जहाज़ जो बाहर से मंगवाया है वो मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में तकरीबन 5000 हेक्टेयर का एरिया जो है उससे एरियल स्प्रे हुआ है, जबकि टोटल स्प्रे जो है वो 4 से 5 लाख हेक्टेयर में होना है। तो इसकी